हेलो एवरीवन। आई एम अज्यूमिंग दैट आप लोग यहाँ पे आईडी का एग्जाम के रिलेटेड आए होंगे जब आप इसके इंटरव्यू वगैरह की वीडियो सर्च कर रहे होंगे। तो मेरा अभी अभी आईडी का एग्जाम में सिलेक्शन हुआ है रिसेंटली। 4 दिन पहले मेरा रिजल्ट आया फाइनल एंड अब कुछ दिन पहले मेडिकल हुआ है। और अभी मुझे ये दिमाग में आया कि आई शुड मेक अ वीडियो, ताकि क्योंकि जब मुझे ये इंटरव्यू था तब मैं सर्च कर रहा था और इतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं वो यहाँ पे शेयर करना चाह रहा हूँ, ताकि आगे किसी जो इसके लिए प्रिपेयर कर रहा होगा उसको हेल्प हो सके, या फिर वो इससे कुछ इन्फॉर्मेशन जो भी उसे चाहिए वो जितना मैंने एक्सपीरियंस किया वो उससे हेल्प ले सके। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फॉर द टाइम डायरेक्ट मैं सीधा ही अपने इंटरव्यू पे आ जाता हूँ कि कहाँ था मेरा इंटरव्यू, कैसा था। तो पहली कुछ बातें तो ये है कि अगर आप इस एग्ज़ाम को ऐसे देख रहे हैं कि एक बहुत ईजी पीसी सा एग्ज़ाम होगा और जस्ट ऐसे ही दे लेते हैं तो ठीक है, बट एग्ज़ाम वैसा नहीं है। आपका ओपिनियन या आपकी अप्रोच ऐसी हो सकती है, मेरी भी यही थी, बट एग्ज़ाम जेन्युइन है, प्रोसेस जेन्युइन है और जॉब भी अच्छी है। तो बिल्कुल ही जेन्युइन किसी भी और एग्ज़ाम की तरह जो कि बैंकिंग में होता है, एसबीआई क्लर्क, पीओ, आईपीएस पीओ क्लर्क, आरआरबी, ये वैसा ही एग्ज़ाम है और ये सिर्फ आईडीबीआई के लिए होता है। तो इसको लाइटली, मतलब लाइटली इन द सेंस नॉन सिंसियर वे में इसको ना लें। ये एग्ज़ाम जेन्युइन है और एकदम जैसे होना चाहिए वैसा ये कट ऑफ भी वैसी ही जाएगी। पेपर टफ भी हो सकता है, अगर कट ऑफ से ज़्यादा भी जा सकती है, तो इसको एकदम सीरियसली लें, सिंसियरली लें। सीरियसली तो अगर आपकी प्रिपरेशन एसबीआई पीओ वगैरह की है तो ये आप कर ही लेंगे, बट सिंसियरली लें। अगर इसको ऐसे ही नहीं कि बिल्कुल छोड़ दिया, क्योंकि मैंने इसके लिए कोई मॉक टेस्ट वगैरह नहीं दिए थे, मैं बस एसबीआई पीओ आईबीपीएस पीओ की प्रिपरेशन कर रहा था और साथ में ये अलॉन्ग द वे मैंने एग्ज़ाम दिया था। तो वो ऐसा रहा। अगर आप एसबीआई पीओ आईबीपीएस बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वही इनफ है, इसके लिए कुछ अलग से प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। ये तो रहा रिटन का। और मेरा जो इंटरव्यू था वो 23 जुलाई को था एनबीसीसी ऑफिस न्यू दिल्ली में। मैं राजस्थान से हूँ तो हमारा इंटरव्यू वहीं हुआ था एंड ऑलमोस्ट आई गेस 120 या समथिंग कुछ, आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट, शायद 120 बच्चों का उस दिन इंटरव्यू था। और कुछ जो प्रेजेंट रेट थी वो काफ़ी 4-5 बच्चे या 10-15 बच्चे नहीं आए थे, ऐसा कुछ था, या हो सकता है शायद नंबर अलग हो, मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं है। रिटन का जो रिजल्ट आया था वो या तो 8 जुलाई को या 11 जुलाई को आया था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। मेरे पास 14 या 11 दिन थे प्रिपरेशन के लिए। और मेरे बारे में बताऊं तो मैंने ये इससे पहले एमबीए के इंटरव्यू दिए थे जनवरी फरवरी में 2024 में। उसके बाद मैंने अभी तक कोई इंटरव्यू नहीं दिया था, तो मेरे पास इन कंटिन्यू एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं था इंटरव्यू के लिए। कोचिंग ली थी मैंने इंटरव्यू के लिए, जयपुर में है बेवाल क्लासेस, वहाँ से, क्योंकि मुझे इंटरव्यू के लिए गो थ्रू होना था कि इंटरव्यू कैसे होता है, क्या है। और बैंकिंग का मेरा फर्स्ट था इसलिए। और मेरी स्पोकन इंग्लिश एवरेज है, बोलते बोलते मेरे को वर्ड्स नहीं आते, कई बार ऐसा हो जाता है। और आई एम ऑल्सो लिटिल शाय, तो इंटरव्यू में जो एकदम स्पार्कलिंग पर्सनालिटी होती है, आई डू नॉट हैव दैट। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ऐसा ना लगे कि इंटरव्यू में कुछ अलग सा चाहिए होता है। एकदम नॉर्मल इंटरव्यू, अगर आपको अपना सब्जेक्ट आता है तो केस क्लियर हो सकता है। मैंने क्लासेस रिकॉर्डेड ली थी जो बैंकिंग कंसेप्ट है उसके लिए, और एक मॉक दिया था जिसमें मुझे फीडबैक मिला था कि आप ये प्रिपेयर करो और ये आप अपने इंट्रोडक्शन से या यहाँ से पूछे तो उसको, मतलब एमबीए वगैरह का मत बताओ। जो भी मुझे फीडबैक वगैरह मिला था वो यहाँ से मिला था। और फीडबैक मेरा बहुत कम आया, मेरे इंटरव्यू में 2-3 क्वेश्चन उस फीडबैक से आ गए थे। तो और एकदम मतलब उन्होंने फीडबैक जो क्वेश्चन मुझसे पूछे इंटरव्यू में उस फीडबैक रिलेटेड वो मैं फटाफट बता पाया। तो ऐसा था। और इंटरव्यू डे सुबह 8 बजे की रिपोर्टिंग थी, मैं 7:30 पहुँचा। और बट मेरा जो टर्न आया इंटरव्यू का वो आया था दिन में 3:30 बजे, क्योंकि मेरा शायद लास्ट में था वो 50, जो पैनल 2 मेरा था उसमें 50 बच्चों में लास्ट में 46-45 नंबर पे था मेरा जो नंबर था वो शायद 36 था, बट कुछ बच्चे एब्सेंट थे उस हिसाब से 36 हुआ था वो। तो सबसे पहले हमें एक रूम में बैठा दिया था और शुरू के 1-2 घंटे कुछ भी नहीं हुआ था। अब शुरू में पहले इंस्ट्रक्शंस पास हुए, फिर 6 या 5 के बैच में डीबी के लिए बुला रहे थे। फिर जिनका डीबी हो गया था फिर उनको इंटरव्यू के लिए भेज रहे थे, फिर नेक्स्ट 5 या 6 को डीबी के लिए बुला रहे थे। ऐसे प्रोसेस चल रहा था। तो मेरा डीबी 12 बजे के आसपास हुआ था।
फिर 12 बजे के बाद 3:30 तक हम लोग काफ़ी लोग थे वहाँ पे, वो बैठे रहे, धीरे धीरे करके इंटरव्यू हो रहा था। प्रोसेस ये था, और ऐसा था कि सब लोग एक जगह बैठे हुए हैं, ऑफिस था वहाँ पे, काम भी चल रहा था उस टाइम, और 2 बच्चों को इंटरव्यू रूम के बाहर वेट करने के लिए बुला रहे हैं, मतलब नेक्स्ट जो 2 हैं उनको वहाँ इंटरव्यू रूम के बाहर वेट करने के लिए बुला रहे थे। मेरा पैनल 2 था, जिसमें 4 मेल मेंबर्स थे और 1 फीमेल मेंबर थी, और सारे एजेड पीपल थे, मतलब 35 प्लस होंगे वो, आई गेस। और मेरा इंटरव्यू काफ़ी लंबा चला था, सब लोगों का इतना नहीं चल रहा था, कुछ लोगों का 5 मिनट 10 मिनट चल रहा था, और मेरा इंटरव्यू 20 मिनट्स अराउंड चला था, क्योंकि मैं जब गया था मैं देख के गया था 3:35 के अराउंड में एंटर किया था, और मैं 3:55 के और 4 बजे के बीच में बाहर आया था। और आगे मैं बताता हूँ इसके बारे में। क्वेश्चन सबसे पहले ये हुआ था कि मैं गया, मैंने ग्रीट किया, उन्होंने मुझसे बोला बैठ जाइए। फिर सबसे पहला क्वेश्चन यही था, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। फिर मैंने मेरे बारे में बताया, जो मैंने प्रिपेयर किया था अच्छे से, मेरी ग्रेजुएशन, स्कूलिंग, ग्रेजुएशन में क्या क्या इंटर्नशिप करी, क्या मेरी हॉबीज़ थी, क्या मेरे लीडरशिप रोल्स थे, स्पोर्ट्स में मेरा क्या था, और अपार्ट फ्रॉम दिस एकेडमिक्स को करिकुलर में मेरा क्या था, स्टॉक मार्केट में मैं जो कर रहा था, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस था वो। और मैंने इंटर्नशिप करी थी फिनलेटिक्स से, वो मैंने सीवी में लिखा हुआ था, मेंशन भी किया था, वो सीवी में अटैच कर दूंगा नीचे। तो वो सब मैंने बताया। फिर मैं फैमिली का मैंने बताया नहीं था, क्योंकि मुझे मना किया था, मना तो नहीं किया था, बोला भी नहीं किया था कि फैमिली के बारे में बताना है, तो मैंने प्रिपेयर नहीं किया था। बट उन्होंने मुझसे पूछा कि आप फैमिली के बारे में भी बताइए, तो मैंने फैमिली के बारे में बताया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो मुझे सीधा याद है वो आया था, जो मैंने फिनलेटिक्स पे इंटर्नशिप करी थी मेरी, उस इंटर्नशिप के रिलेटेड क्वेश्चंस थे कि ये क्या है इंटर्नशिप। मैंने बताया कि एक वर्चुअल पोर्टफोलियो मैं मैनेज कर रहा था वहाँ पे, और स्टॉक मार्केट के बारे में पढ़ाई स्टडी कर रहे थे, एंड जो सीखा वहाँ पे, और एक रिपोर्ट वगैरह जो मैंने वहाँ पे बनाई थी वो। फिर उन्होंने रिपोर्ट के बारे में तो कुछ नहीं पूछा, बस पूछा HDFC बैंक के बारे में रिपोर्ट थी, ओके। फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आप एग्रेसिव पोर्टफोलियो अगर आपको बनाना है तो आप कैसे बनाओगे। मुझे थोड़ा सा उसके बारे में पता था कि आप स्मॉल कैप्स को ज़्यादा पोर्शन में रखोगे इस पोर्टफोलियो में, फिर मिड कैप्स को, और फिर थोड़ा लार्ज कैप्स को। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि इसके अलावा कोई और इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं फाइनेंशियल मार्केट्स में, तो उस टाइम मुझे ETF याद आया, तो मैंने ETF बोला था, और शायद मैंने बॉन्ड बोला था। बट फिर उन्होंने मुझे और चीज़ें बताई कि सिक्योरिटीज़ में, हाँ बॉन्ड उन्होंने मुझे बताया था कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, एंड मनी मार्केट में भी चीज़ें होती हैं, वो सब उन्होंने मुझे बताया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने मुझसे इसी में पूछा था कि स्मॉल कैप की मार्केट कैप क्या होती है, मतलब किस मार्केट कैप के अंदर आप स्मॉल कैप को मेंशन करोगे। तो मैंने एकदम वेग आंसर दिया था 100 करोड़, जो कि बिल्कुल गलत था, मुझे पता नहीं था उस टाइम। फिर उन्होंने मुझे करेक्ट भी नहीं किया, दे जस्ट मूव्ड ऑन। और फिर मैम ने मुझसे पूछा था कि बाय बैंकिंग, क्योंकि आप बीटेक बैकग्राउंड से हो तो बैंकिंग क्यों आना चाह रहे हो, और टेक क्यों नहीं। तो मैंने उसका भी आंसर दिया था कि मेरा प्रिपेयर्ड आंसर था, और आप भी अपना ही आंसर प्रिपेयर करें। मेरा आंसर ये था कि मुझे हर 2-3 साल में पे रेज के लिए जॉब स्विच वगैरह नहीं करना, मुझे एक स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट में कंसिस्टेंट ग्रोथ और वहीं लर्न वहीं ग्रो करना है। ये मेरा आंसर था, और मुझे पब्लिक डीलिंग में भी इंटरेस्ट है, तो उस हिसाब से मुझे ये जॉब, बैंकिंग का जॉब मुझे ठीक लगा। और बैंकिंग ग्रोथ सेक्टर भी है, मतलब एक गवर्नमेंट जैसा भी नहीं है कि इसमें ग्रोथ ना हो ज़्यादा, ग्रोथ भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं। वैसे मैंने ये आंसर दिया था। तो फिर उन्होंने मुझसे बाद में पूछा था कि आप जैसे आप कह रहे हो कि आप इसी में रहना चाहते हो, तो अगर आपको HDFC बैंक ज़्यादा पे ऑफर करेगा तो आप स्विच नहीं करोगे। तो मैंने मना किया कि आई वोंट स्विच, बट हमने रीजंस भी एक्सप्लेन करे क्यों नहीं स्विच करूँगा मैं। फिर मैम ने कहा था बट वाई वुड एनीबडी डू दैट, मतलब कोई भी स्विच करेगा हायर पे के लिए, बट मैं वहाँ पे मैंने अपने ग्राउंड पे ही रहा मैं कि नहीं, मैं स्विच नहीं करूँगा। फिर सर ने मुझसे पूछा था, और काफ़ी एकदम सॉफ्ट स्पोकन पैनल था, और उन्होंने मुझसे बहुत ईजीली पूछा सर ने कि अजमेर वगैरह में बारिश रुक गई, उस टाइम काफ़ी बारिश हो रही थी। तो आई टोल्ड देम यस सर, कल तक तो हो रही थी, आज का मुझे पता नहीं है, ना तो मुझे मैंने देखा नहीं। इस बीच में मुझसे न्यूज़पेपर के बारे में भी पूछा गया था कि आपने न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, ये सब। ये पर बाद में आया था, ओके, ये बाद में था। तो अजमेर का पूछा मुझसे कि अजमेर में अगर आपको पोस्टिंग देते हैं तो आप अजमेर में बिज़नेस कैसे लेके आओगे। तो ये चीज़ मुझे मेरे कोचिंग में प्रिपेयर कराई थी, मतलब फीडबैक में सर ने मुझसे कहा था कि आप अजमेर के बारे में पढ़ के जाना। तो मुझे पता था उस टाइम कि यहाँ पे गुलकंद का बिज़नेस काफ़ी वो है,
तो उसके बारे में मैंने बोला था। यहाँ पे पास में मार्बल इंडस्ट्री है, उसके बारे में मैंने बोला था। टूरिज़्म यहाँ पे है, उसके लिए बोला था। टूरिज़्म इंडस्ट्री काफ़ी फ्लरिश कर रही है यहाँ पे। बट एक चीज़ मैंने मिस कर दी थी जो मुझे बताई भी गई थी पोल्ट्री के बारे में। फिर सर ने ही मुझे बोला कि आपको पता है एग सबसे ज़्यादा एग का बिज़नेस कहाँ पे होता है, राजस्थान में। तो फिर मुझे क्लिक किया कि पोल्ट्री बिज़नेस है, फिर मैंने वो बता दिया उनको। ये था। फिर नेक्स्ट उन्होंने मुझसे पूछा था वो न्यूज़पेपर का कि आजकल न्यूज़ वगैरह पढ़ते हो नहीं सर, तो आजकल न्यूज़ में क्या चल रहा है। तो उस टाइम शायद एक वो मेरे को अभी नाम याद नहीं आ रहा, बट एक कंपनी थी जिसने सेबी के साथ वो सेबी ने उसके ऊपर कुछ एक्शन लिया था, क्योंकि उन्होंने ऑटोमेटेड ट्रेडिंग ऐसा कुछ किया था उन्होंने, उस वजह से। उस टाइम मैंने वो एक्सप्लेन कर दिया, पर उन्होंने मुझसे कहा कि एवरीबडी इज सेइंग दैट ओनली, जिनसे हम पूछ रहे हैं सब लोग यही आंसर दे रहे हैं। और एक दो चीज़ और बताई थी मैंने, बट ठीक है, इतना ही मुझे पता था तो मैंने इतना ही बता पाया मैं उनको। नेक्स्ट उन्होंने मुझसे पूछा था एक दो क्वेश्चन और बीच में थे जो मुझे अभी इस टाइम क्लिक ही नहीं हुए, मैं याद करने गया था। फिर उन्होंने लास्ट में पूछा कि अगर मान लीजिए आपको गुवाहाटी में पोस्टिंग दे देते हैं तो आप जाने को रेडी हैं। तो मैंने कहा था बिल्कुल आई एम रेडी टू मूव एनीवेयर इन इंडिया। फिर उन्होंने मुझसे पूछा था कि आप इसमें, फिर वापस में आपने मुझसे वो किया था क्वेश्चन कि अभी आपको टेक में ही क्यों आना है। तो फिर मैंने वापस उनको एक्सप्लेन कर रहा था। इतने में एक और सर जो लेफ्ट कॉर्नर में थे, उन्होंने मुझसे थोड़ा लाउडली पूछ लिया कि तो 10th पास जॉब है, आप इसमें क्यों आना चाहते हैं। एंड सडनली विद इन 30 सेकेंड्स 5 में से 4 या 3 पैनल मेंबर वर शाउटिंग एट मी, नॉट एग्जैक्टली शाउटिंग बट दे वर वेरी लाउड, और मुझसे बोल रहे थे कि आप ये जॉब क्यों ज्वाइन कर रहे हो, यू आर ओवर क्वालिफाइड फॉर दिस जॉब। फिर उन्होंने मुझसे बोला कि आपने फिनटेक में आपको जाना चाहिए, तो आपको पता है IDBI का फिनटेक आर्म कौन सा है। तो आई डिडंट नो एट दैट टाइम। तो फिर उन्होंने मुझे, मैम ने मुझसे बोला भी, ये कमेंट भी किया था कि रियली आपने वेबसाइट देखी भी है आने से पहले। तो मैंने कहा मैंने देखी थी बट मे बी मेरे इट हैज स्लिप्ड माय माइंड। फिर सर ने मुझे बताया कि दैट इज IDBI इनटेक और उस बारे में आपको पढ़ना चाहिए, एंड कुछ और रिमार्क्स दिए उन्होंने। तो ये मोटा मोटा इंटरव्यू था मेरा। इसके बाद हाँ, पैनल गॉट लाउड एट 1 पॉइंट, ओवर क्वालिफाइड। हाँ, फिर सर ने ऐसे फाइल मतलब फाइल तो नहीं बट पेपर या जो भी मेरी CV थी वैसे नीचे रखते हुए बोला कि 10th पास जॉब है, आप ये क्यों करना चाह रहे हो, यू शुड मूव टू बेटर जॉब और समथिंग। मेरे ख्याल से वो टेस्टिंग था बट आई डिडंट मूव, और मैं उसी पे स्टिक रहा। और मैं मोस्टली काम भी था, मैं बिल्कुल भी एक पॉइंट पे भी पैनिक नहीं किया, या मेरा ऐसा नहीं हुआ कि सर आप मेरा आंखें बड़ी हो गई हो या कुछ हो। आई वाज जस्ट जैसे मैं गया था मैं वैसे ही बैठा था पूरे टाइम। आई वाज मूविंग एवरीवेयर, मैम से बात करने तो मैम की तरफ, सर से बात करने सर की तरफ, माई हैंड्स वर फ्री। तो इसका रीज़न ये था, मैं बाद में बताऊँगा, बट ये है। और इंटरव्यू फिर लास्ट में इतना ही हुआ। लास्ट में मुझे रिमार्क याद नहीं, कुछ रिमार्क दिया सर ने मुझे, फिर कहा था कि ओके आप जा सकते हैं। फिर मैंने सबको थैंक यू बोला, फिर मैंने बोला भी था कि इट वॉज नाइस इंटरेक्टिंग विद यू एंड थैंक यू सो मच, और मैं स्माइल के साथ मैंने लीव किया। और मुझे ऐसा लगा बहुत अच्छा इंटरव्यू हुआ मेरा, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ कि मैंने आंसर किया, बट मेरा इंटरेक्शन जो था वो काफ़ी बेटर अच्छा था, मेरे एक्सपेक्टेशन से बेटर था। हाँ, तो ये हुआ ये था कि क्योंकि सुबह से हम वेट कर रहे थे और रात भर मैं सोया नहीं था, क्योंकि मैं मेरे जूनियर के रूम पे रुका था वहाँ पे, तो मतलब मेरे फ्रेंड के रूम पे। तो हम रात भर बात कर रहे थे, मैं सो ही नहीं पाया, मैं बिना सोए इंटरव्यू देने गया था। थक गया था, 3-4 कॉफ़ी वहाँ पे कैफेटेरिया में से मैंने पी ली थी। मैं थका हुआ इतना था कि मैं एकदम ऑटोमेटिकली ही काम हो गया था, ऐसा नहीं मैं जानबूझ के काम होगा, मैं ऑटोमेटिकली ही काम हो गया था। और वैसे ही फिर मैं गया था इंटरव्यू देने, और इसकी वजह से मुझे बिल्कुल वो नहीं हुआ कि चिल्ला रहे हैं या मुझसे टफ क्वेश्चंस कर रहे हैं तो मैं थोड़ा पैनिक हो जाऊँ या कुछ हो जाए। मैं नॉर्मल था, जैसा मुझसे पूछा गया वैसा मैंने आंसर दिया, और एंग्जाइटी नहीं हुई। और ऐसा चल रहा था वहाँ पे कि मुझसे पहले जो लोग जा रहे थे, वो एक जना इंटरव्यू देने जाता, फिर वो बाहर आता, फिर वो कुछ बताता और सब लोग वो पढ़ने लग जाते। मैं भी इसमें इन्वॉल्व हुआ कुछ टाइम तक, बट एट 1 पॉइंट मुझे रियलाइज़ हुआ कि दिस इज़ यूजलेस, दिस इज़ पॉइंटलेस। मैं कितना पढ़ूंगा, कितना ही याद रख लूँगा इस टाइम पे। फिर मैंने सब कुछ, मेरा मटेरियल वगैरह सब साइड में रखा, और मैं फिर वहाँ से चला गया था कि थोड़ा वॉक करते हैं, घूमते हैं। और फिर मेरे को बुला भी लिया लास्ट में, तो वहाँ बैठ के भी फिर वहाँ पे जो भैया थे जो फैसिलिटेट कर रहे थे इंटरव्यू को इंटरव्यूअर तक ले जाने के लिए, उनसे बात कर रहा था, और वहाँ पे जो लोग थे उनसे बात कर रहा था मैं। और फिर मैं थोड़ा फ्री हो गया था। मैंने ठीक है, अब होगा तो भी ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है, मैंने मेरी प्रिपरेशन कर ली है, आई एम डन, अब यही है जो है।
ऐसा ही था और इतना ही इंटरव्यू था मेरा। इसके अलावा कुछ ज़्यादा उसमें कुछ खास था नहीं। बट हाँ, ये है कि टाइम ज़्यादा लग सकता है क्योंकि मेरे बाद भी कुछ और लोग थे, उनका भी आया। शायद 4:30-5 बजे तक ये ख़त्म हुआ होगा, तो उस हिसाब से आपको प्रिपेयर होकर जाना चाहिए। एंड वन मोर थिंग जो कि ये है कि डॉक्यूमेंट सारे लेके जाओ। मेरा पैन कार्ड खो गया था लास्ट डे, बट मेरे पास उसकी कलर फोटो कॉपी थी, तो मैं वो लेके गया था। उन्होंने वो एक्सेप्ट नहीं करा, उन्होंने बोला ठीक है चलो इसको रहने दो, जो है आप वही लगाओ अभी। तो आधार में मेरा काम हो गया था, बट आप अपने डॉक्यूमेंट सारे लेके जाओ। एंड ज़्यादा शोबाजी भी नहीं करनी है और ज़्यादा एकदम दबकी भी नहीं रहना, एकदम रिलैक्स रहना है। अगर आपने प्रिपरेशन करी है, आपको लगता है आपके अटेम्प्ट्स काफ़ी अच्छे थे रिटन में, तो थोड़ा रिलैक्स होके जाओ। इतना हाइप मत करना वहाँ पे कि एंग्जाइटी हो जाए। वहाँ पे बहुत लोग मुझे दिखे थे जो बहुत वो थे, ओवर कॉन्फिडेंट इज़ अ रॉन्ग वर्ड, ओवर एक्सप्रेसिव। बट जैसे ही इंटरव्यू के रूम के वहाँ पे पहुँचते हैं, वहाँ पे उनके हाथ स्वेटी हो रहे हैं, ऐसा कुछ हो रहा है। तो मेरे साथ भी ये होता था सेम चीज़, बट क्योंकि मैं थक इतना गया था कि मुझे उस टाइम पर फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था कि ठीक है अब जो होगा ओके है। बाकी काफ़ी लोग वेल प्रिपेयर्ड भी आए थे, तो ऐसा नहीं होगा कि एकदम ईजी होगा। आई नो जो मेरे साथ लोग बैठे हुए थे उसमें काफ़ी लोग वेल प्रिपेयर्ड थे और वेल एक्साइटेड भी थे इस जॉब के लिए, तो दे वर रेडी टू गिव 100%। तो ईजी नहीं होगा, बट टफ भी नहीं होगा। अगर आप प्रिपेयर्ड हो तो आपके लिए है ये जॉब। और ऑफ कोर्स इट डिपेंड्स ऑन द वैकेंसी। इस बार वैकेंसी 271 थी जनरल की और टोटल 641, तो उस पर भी डिपेंड करता है। इसलिए आपको अपना 100% देना है। और इंटरव्यू की मेरे ख्याल से प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए। अगर आपने कभी नहीं करा है, इंटरव्यू दिया नहीं है, तो प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन या एक पार्ट ऐसा है जो हमें पता ही नहीं है, इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। तो उसकी प्रिपरेशन अगर आप पहले से कर लेंगे तो आप पैनिक नहीं करेंगे और एकदम आपके लिए कुछ नया नहीं होगा, सरप्राइजिंग नहीं होगा इंटरव्यू। और बस यही कुछ चीज़ें हैं, और इस टाइम मेरे दिमाग में कुछ आ भी नहीं रहा नया। तो यही था इंटरव्यू, और काम रहना है, कुछ ज़्यादा वो नहीं करना। वो लोग भी बहुत इंटरव्यू ले रहे हैं, दिन की 50-50 इंटरव्यू एक पैनल ले रहा है, और एक इंटरव्यू 4-5 दिन चलते हैं आई गेस। तो आपको ईजीली जाना है, उनसे इंटरेक्ट करना है, ना वो आपको गोली मारने के लिए बैठे हैं, ना वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो एक इंटरेक्टिव सेशन होगा तो बेटर रहेगा, क्योंकि वो भी आपको जान पाएंगे, आप भी उनको जान पाएंगे। और मेरे ख्याल से इंटरव्यू जितना ज़्यादा लंबा चलेगा उतने ज़्यादा आपके चांस हैं उसको कन्वर्ट करने के। जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी, उतना बेटर रहेगा। क्योंकि अगर आपने कुछ भी फेक किया तो हो सकता है वो आपको तोड़ देगा आपको, क्योंकि वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे और क्वेश्चन का जवाब नहीं आया तो पता लग जाता है कि दिस गाय वाज ब्लफिंग इट। तो ये था, और इतना ही है। मेडिकल वगैरह अभी रिजल्ट आया था 2020 को आया था, 20 अगस्त, और 26 को मेडिकल हो गया। एंड मेडिकल के बारे में तो कुछ खास है नहीं, आपको पता ही लग जाएगा, और इसके लिए भी एंग्शियस नहीं होना है। इंटरव्यू का सिर्फ इतना ही था, और मैंने कोचिंग बेवाल क्लासेस से करी थी। आई हैव नो, मुझे बताने में कुछ वो नहीं है। आप मेरे ख्याल से तो आपको कोचिंग कर लेनी चाहिए। कुछ लोग बताते नहीं है कि वो इंटरव्यू की प्रिपरेशन वगैरह कर रहे हैं, बट मेरे ख्याल से यू शुड डू एटलीस्ट। अगर आप बता भी नहीं रहे तो कर लीजिए इंटरव्यू की प्रिपरेशन। और इसके अलावा कुछ भी अगर यू हैव एनीथिंग टू आस्क रिगार्डिंग दिस, आई कैन शेयर whatever experience I have and whatever learning I have regarding this। तो या तो इंस्टा पे या फिर मेल पे आप मैसेज कर सकते हैं, एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू शेयर व्हाटएवर आई हैव। ठीक है फिर, थैंक यू सो मच। और प्रिपरेशन अच्छे से करनी है, छोड़ना नहीं इसको। अगर इंटरव्यू आता है तो ये नहीं देने जाएंगे, बिल्कुल देने जाना है। सैलरी भी ठीक है, ग्रोथ भी ठीक है, तो एटलीस्ट अगर आपको कुछ और क्लियर नहीं हो रहा है तो बिल्कुल जाइए। कुछ लोग ज्वाइन करने के बाद एक्सपीरियंस कैसा होगा वो इट्स अ डिफरेंट थिंग, बट एटलीस्ट आपके पास एक जॉब पहले होनी चाहिए। तो अगर कुछ नहीं हो रहा है तो एटलीस्ट इसको कर लीजिए। इससे पहले मेरा SBI क्लर्क का प्री हो गया था, बट मेंस नहीं हुआ था, और CBI ग्रेड ऑफिसर का भी मेरा पेपर नहीं निकला था, क्योंकि मैं GK में एक क्वेश्चन ही करके आया था वहाँ पे। तो दिस वॉज गुड फॉर मी, क्योंकि इसमें मेरे अटेम्प्ट्स अच्छे हुए थे, तो एक वो था कि ठीक है एक बार इंटरव्यू दे देना चाहिए। ओके देन, फिर थैंक यू सो मच। और कुछ भी क्वेरीज या क्वेश्चंस हो तो आई एम ऑलवेज हियर। आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में, इधर भी उधर भी। ओके, थैंक यू सो मच।